चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं हमारी ज्योग्राफी के संभावित प्रश्नों की सीरीज का, जो कि ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। जैसे पूर्व भी मैंने आपको बहुत सारे प्रश्नों का व्याख्यान के सहित आपको लेक्चर दे रखा हूं, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज उसी सीरीज के एक और भाग को लेकर के चलते हैं और फिर से आपके पास 20 से 25 ऐसे प्रश्न आएंगे जिसकी संभावनाएं हो सकती है कि आने वाले परीक्षा में काफी मदद साबित हो। तो देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा प्रश्न आज ज्योग्राफी में लेकर के मैं आपका क्रांति सर आया हूं स्वराज के इस एजुकेशनली प्लेटफॉर्म से। तो बढ़ते हैं हमारे आज के प्रश्न की ओर। तो देखिए, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं प्रश्न पढ़ने के पश्चात डिटेल देने के बाद कुछ देर यहाँ से हट जाता हूँ, ताकि आपका पूरा पूरा जो ध्यान है वो स्क्रीन की ओर रहे। प्रश्न यदि आप देखोगे तो देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए। इसका मतलब कि आपके पास 1, 2, 3 और 4 चार आपके पास पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं और ये कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा से पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है। देखिए, पूर्वी घाट की बात चल रही है और आपको मालूम है, अगर पूर्वी घाट की बात चल रही है तो कौन सा वाला क्षेत्र लोगे आप? लोगे महानदी घाटी से लेकर के तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जो आपका नीलगिरी पर्वत क्षेत्र जो मिलता है वहां तक की जो जाती है। इसका मतलब कि अगर मैं बात करूं तो ये रहा हमारा प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र, और आप जो बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर वो ये वाले क्षेत्र की बात है। यहाँ पर ये है पूर्वी घाट। अब इस पूर्वी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है? चार आपके पास नाम दिया गया है: मेघासानी, मलाईगिरी, महेंद्रगिरी और नियमगिरी। अब कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करोगे? पहले मैं एक हिंट दे देता हूं। जब कभी पहाड़ी से संबंधित प्रश्न आता है तो आपका काम ये रहेगा कि आप भूगोल की पुस्तक को उठाइए। उस भूगोल की पुस्तक में जहां पर भारत के भौतिक विभाजन की बात कही गई है उसमें आपके पास पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र और हिमालयी क्षेत्रों की बात कही जाती है, प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रों की बात कही जाती है। वहां पर जितने भी महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं उन्हें आप देख लेंगे और फिर आपके पास ऐसे प्रश्न आसानी से बन जाते हैं। फिलहाल अगर हम इसकी अगर बात करें तो यहाँ देखिए, जो मेघासानी, मलयगिरी और महेंद्रगिरी, नियमगिरी, ये चारों ही हमें ओडिशा राज्य में दिखाई देते हैं। और आपको पता ही है ओडिशा जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यह ओडिशा राज्य। और ये जो ओडिशा है वो किसका क्षेत्र है? पूर्वी घाट का क्षेत्र है। इसलिए आप कहोगे कि उपर्युक्त में से सभी जो है वो पहाड़ियां पूर्वी घाट से संबंधित है। तो हम विकल्प कौन सा चुनेंगे? तो ए जो बोल रहा है विकल्प 1 व 2 इसे रॉन्ग कर दीजिए, बी बोल रहा है 1 व 3 इसे भी रॉन्ग कर दीजिए, सी बोल रहा है केवल 1, 2, 4 इसे रॉन्ग कर दीजिए, डी अगर देखोगे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा पर वहां पे दिया गया उपर्युक्त सभी, तो आप उसे सेलेक्ट कर लोगे एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, उपर्युक्त सभी दिया गया है ऑप्शन में, दिख रहा है आप? उपर्युक्त सभी, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। इज दिस क्लियर? चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? देखिए, ये लीजिए प्रश्न। अब अगर हम इस प्रश्न की अगर बात करते हैं तो देखिए, प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और आपके पास 5 नगर दिए गए हैं। और इस 5 नगर से संबंधित प्रश्न ये कह रहा है कि उपर्युक्त नगरों से दक्षिण पश्चिम मानसून के पीछे हटने का सही क्रम कौन सा है। देखिए, इसे हाईलाइट कर लेंगे हम। क्या कह रहा है? दक्षिण पश्चिम मानसून, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून, लेकिन बोल रहा है पीछे हटने का सही क्रम। अर्थात सबसे पहले पीछे किस राज्य से हटेगा, फिर उसका किस राज्य, फिर किस राज्य, किस राज्य, अंतिम तक आपको जाना है। और आपको मालूम ही है, जब हम दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर हम बात करते हैं तो ये अगर मैं सिर्फ आपके पास भारत का प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा ही बता रहा हूँ, और अगर मैं मानसून को पीछे हटने की अगर बात आपको समझाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से ऐसा पीछे हटता हुआ हमें दिखाई यहाँ देता है। यहाँ देखिए, इसे मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी फिलहाल आवश्यकता है। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से ऐसा पीछे हटता हुआ ये ऐसा दिखाई देगा। ये इस तरीके से पीछे आता है और यही फिर बाद में हमें नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के नाम पर हमें दिखाई देता है। क्योंकि ये ऐसा हट जरूर रहा है इधर से हटते हुए, मगर इसकी दिशा इस तरीके से आएगी जो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेगी और विशेष तौर पे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बारिश करता है, ये भी आपको मालूम ही है। तो चलिए, फिलहाल हम इस प्रश्नों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले किस राज्य से पीछे हटेगा, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले वो राजस्थान वाले क्षेत्र से पीछे हटता है। तो राजस्थान वाला क्षेत्र यहाँ देखिए, यह है राजस्थान क्षेत्र। और राजस्थान क्षेत्र मतलब कि वहां पर आपके पास आएगा बाड़मेर पहला। देखिए, पहला आएगा हमारा 5 हो गया। फिर राजस्थान से पीछे हटते हुए फिर वो कहाँ जाएगा?
तो राजस्थान से पीछे हटते हुए अब इस प्रश्न के अनुसार यहाँ देखो कहीं पर भी आपके पास गुजरात वाला क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन राजस्थान से लगा हुआ यहाँ पर आपके पास दिखाई देगा मध्य प्रदेश। यहाँ देखिए, ये तो राजस्थान हो गया, फिर यहाँ पर आपके पास दिखाई देगा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से अलग होता है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आपको दिखाई देगा? भोपाल। तो आप 5 के बाद कौन सा एरिया ले लोगे? 4 हो गया। फिर अगर बात किया जाए तो उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के बाद यहाँ नीचे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास महाराष्ट्र दिखाई देता है, और महाराष्ट्र में यहाँ पर आपके पास देखिए नागपुर नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट आप दे दोगे यहाँ पे सेकंड में नागपुर। हो गया क्लियर? फिर उसके बाद अगर इसी, अब दो आपके पास बच रहा है, देखिए हैदराबाद और चेन्नई। तो हैदराबाद और चेन्नई जो बच रहा है फिर वो धीरे पीछे जाते हुए यहाँ पे तेलंगाना हमें दिखाई देता है। तो तेलंगाना के लिए आप ये हैदराबाद वाला क्षेत्र ले लीजिए, तो यह आपके पास आ गया 3। और लास्ट फिर आपका कौन सा बचा? तमिलनाडु, मतलब कि चेन्नई वाला क्षेत्र, तो ये है तमिलनाडु। इज दिस क्लियर? ये हो गया। तो लास्ट में 1। तो हमारे पास देखिए विकल्प आपके पास आ रहा है, वो है 5 4 2 3 1। तो 5 4 2 3 1 विकल्प बी हमें दिखाई दे रहा है। तो विकल्प बी जो है वो हमारा आंसर होगा। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया सारी चीजें? देखिए सारा एक्सप्लेनेशन आपके सामने यहाँ रखा जा रहा है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई शंका ही ना रहे प्रश्नों को लेकर के, है ना? कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। आगे बढ़ा जाए, क्या कह रहा है हमारा प्रश्न नेक्स्ट। आप फिलहाल इसे देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। हर प्रश्नों के बाद मैं स्क्रीन से जब हटता हूं तो आपका काम ये रहेगा कि आप प्रश्नों को विशेष तौर पर एक बार ध्यान दे दें। फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न, इस पर हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है भारत में मृदा के वितरण से संबंधित युग्मों पर विचार कीजिए, और ये कह रहा है कि युग्म सही सुमेलित है। देखिए क्या कह रहा है, युग्म जो आपको चुनना है वो कैसा होना चाहिए? सही सुमेलित होना चाहिए। तो चलिए अब हम इस पर ही चर्चा कर लेते हैं, सही सुमेलित की अगर बात चल रही है तो। एक और आपके पास मृदा दिया गया है, दूसरी ओर आपके पास वितरण दिया गया है। पहला आपका दिया गया है जलोढ़ मृदा। देखिए जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा के सामने आपके पास वितरण में दिया गया है विशाल गंगा का मैदान। तो आपको मालूम ही है गंगा का मैदान की बात छोड़िए, अगर हम किसी भी नदी की अगर बात करें तो नदी के द्वारा जो मृदा लाई जाती है उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। जो आपके पास 2 प्रकार की मृदाएं दिखाई देती है, जो उसके बाढ़ के अंतर्गत आता है तो वो काफी उपजाऊ रहेगा, जो काफी दूर रहेगा उसकी उपजाऊपन कम हो जाएगी, तो खादर बांगर इत्यादि आपको पढ़ाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है ना? दूसरा फिर कह रहा है लाल पीली मिट्टी। अब देखिए सेकंड में आपके पास लाल पीली मिट्टी की बात चल रही है। तो लाल पीली मिट्टी की अगर बात चलती है तो आप ये प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्र का महानदी बेसिन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आपको मालूम है जब हम लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं तो ये रासायनिक तत्व मतलब कि आयरन के प्रेजेंट की वजह से होता है। जलयुक्त हो जाएगा तो पीला हो जाएगा, और आयरन तौर पे नॉर्मली अगर हम लोहे की बात करें तो लाल हमें दिखाई देता है, जो मैंने इससे पूर्व भी आपके पास चर्चा किया था। तो यह भी युग्म हमारे पास सही है। नेक्स्ट बोल रहा है लेटेराइट मृदा। अब देखिए लेटेराइट मृदा की बात चलिए, और कल ही मैंने आपको बताया था लेटेराइट मृदा जो है विशेष तौर पे हम उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों की बात करते हैं जहाँ पे भारी तापमान और वर्षा भी काफी ज्यादा होता है। काफी वर्षा होने की वजह से पानी जब अंदर रिस जाता है तो अपने साथ जो उसके खनिज तत्व है, जो पोषक तत्व है, उसको साथ ले जाता है, तो उर्वरता भी काफी कम हो जाती है। वो लेटेराइट जो कि आपके पास विशेष तौर पे कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए काम आता है। तो लेटेराइट मृदा यहाँ पे दिया गया पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदानों को ना लेकर के हम प्रायद्वीपीय पठार के उन क्षेत्रों को लेंगे जहाँ पे हमारे पास भारी वर्षा दिखाई देता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो आप लेटेराइट मृदा में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा केरल, आप ले लीजिए। आप यहाँ पे तमिलनाडु ले सकते हैं, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को भी आप यहाँ पर ले सकते हैं माय डियर। उड़ीसा का पहाड़ी क्षेत्र भी आप ले लीजिए, इत्यादि इत्यादि, ये वाला। तो हमारे पास कौन सा हो गया? तीसरा तो रॉन्ग हो गया, वो हमें लेना ही नहीं है। 1 और 2 तो हम लेंगे क्योंकि हमारा सही है। नेक्स्ट अब आपके पास चल रहा है रेगुर मृदा। देखिए रेगुर मृदा की यहाँ पे जो बात चल रही है, वैसे तो हम जानते हैं जब रेगुर मृदा की बात करते हैं तो रेगुर मतलब की जो काली मृदा होती है उसको हम रेगुर मृदा कहते हैं। और विशेष तौर पे अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से अगर बना दूं तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे जो दक्कन का पठार वाला जो क्षेत्र होता है, इस दक्कन के पठारी क्षेत्र को हम विशेष तौर पे वाला क्षेत्र लेते हैं जहां पर काली मृदा मिली है। और ये जो काली मृदा मिलती है वो काली मृदा कौन सी है? ये लावा से निर्मित होती है, ये भी हम जानते हैं, दक्कन के पठार वाला। मगर इस दक्कन के पठार में विशेष जब भी नाम आता है तो महाराष्ट्र आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो गुजरात का ये जो काठियावाड़ वाला हिस्सा है वहां पर भी हमें ये दिखाई देता है, मतलब कि ये वाला भी क्षेत्र आप ले सकते हो। ठीक है, तो आपके पास रेगुर वाला भी क्या हो गया? सही हो गया। काठियावाड़ गुजरात वाला पठारी क्षेत्र की बात चल रहा है।
तो चलिए अब आपके पास 1, 2 और 4 सही है। अब 1, 2 और 4 सही है तो आप कौन सा विकल्प लोगे? विकल्प अब हम देख लेते हैं। आपके पास नीचे विकल्प दिए गए, इसमें से अब हम सिलेक्शन करेंगे, है ना। एक बार ये आप समझ गए, 1, 2 और 4 हमारा आना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हमारा विकल्प यहाँ पर सही निकलता है। तो ऑप्शंस की बात किया जाए तो देखिए विकल्प सी हमारे पास आ गया, 1, 2 और 4। तो आप किसके साथ जाओगे? आप जाओगे 1, 2 और 4 के साथ। आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न? देखिए, हाँ, यहाँ देखिए, अब ये क्या कह रहा है? प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि asphalt, यहाँ देखिए, asphalt रील अवनालिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब 4 विकल्प आपके पास दिया गया है। पहला विकल्प कह रहा है मरुस्थली भूमि की भू आकृति, नहीं, रॉन्ग है भाई ये। नेक्स्ट कह रहा है पहाड़ी क्षेत्र में बागानी कृषि के स्वरूप, रॉन्ग। तृतीय कह रहा है खनिज उत्खनन की परंपरागत पद्धति, तो ये भी रॉन्ग है। चतुर्थ कह रहा है मृदा अपरदन का स्वरूप, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो अवनालिका की अगर मैं बात कर दूं या असफाल्ट की बात कर दूं, रेल की बात कर दूं, तो ये सबके सब मृदा का अपरदन होता है बारिश के चलते या नदियों के द्वारा। जो वहां पे आकृति बनाई दी जाती है मिट्टियों का कटाव करके, उसी का ही अन्य नाम आपका असफाल्ट, रेल और अवनालिका, जो कि उसके आकार के आधार पर यह नाम दिया जाता है। तो कौन से विकल्प के साथ आप जाओगे? विकल्प आपका पास मिल जाएगा, वो है विकल्प डी, मृदा अपरदन के स्वरूप। आई थिंक इट्स क्लियर। चलिए एक बार आप इसे देख लीजिए जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, फिर मैं आपके पास नेक्स्ट प्रश्नों की ओर मूव करता हूं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, इस पर अब हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए प्रश्न। प्रश्न देखिए, प्रश्न की यहाँ बात चल रही है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म आपके पास दिया गया है, एक और क्रांति दी गई है 4, और दूसरी ओर उससे संबंधित उत्पादन दिया गया है। और कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही है। देखिए मैं हर बार ये बात आपको याद दिलाता रहता हूँ कि जब कभी ऐसा है तो आप उसे हाईलाइट कर लो ताकि परेशानी मत हो एग्जाम के वक्त, है ना। अब क्रांति एक और दिया गया, एक तरफ उत्पादन दिया गया है। अब हम मैच कर लेते हैं कौन सा सही है, वो हमें चुनना है। तो देखिए पहले में आपके पास दिया गया है पीली, पीली क्रांति। तो जो पीली क्रांति है माय डियर, वो बात बिल्कुल सही है कि वो तिलहन से ही संबंधित है, तो पहला तो हमारा बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट अब आपके पास क्या दे रहा है? देखो गुलाबी, गुलाबी क्रांति की अगर बात करें जिसे हम पिंक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, तो वो टमाटर नहीं भाई, टमाटर भले ही लाल होता है लेकिन गुलाबी इससे संबंधित नहीं होता, ये मीट मांस से संबंधित होता है। तो ये जो सेकंड वाला जो है वो हमारा रॉन्ग हो गया। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर मांस उत्पादन की बात चलती है, या फिर आप मीट कह सकते हो इत्यादि, ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब नीली क्रांति की बात चल रही है, तो नीली यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ देखो मत्स्य, मतलब कि फिशरीज से रिलेटेड है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अश्वेत क्रांति तो आपको पता ही होगा, दूध उत्पादन से संबंधित होता है, तो ये भी सही है। मतलब कि हमारा पहला, तीसरा और चौथा सही है। अब उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को देख लेते हैं, हमारे पास क्या दिया गया है। चलिए देखा जाए ऑप्शन, एक बार ये देख लीजिए, 3 हो गए, पहला, पहला, तीसरा और चौथा। चलिए अब हम क्या सही है इसका हम चेक कर लेते हैं विकल्पों के अनुसार। तो विकल्पों में देखिए आपके पास विकल्प सी दिखाई दे रहा है, 1, 3 व 4। तो 1, 3 व 4 हमारा सही था। क्यों? क्योंकि जो गुलाबी था वह टमाटर से संबंधित नहीं था, अपितु वो किससे संबंधित था? तो वह संबंधित था मांस उत्पादन से रिलेटेड। चलिए आगे के प्रश्नों को देखा जाए क्या कहता है, ये लीजिए। अब यहाँ पे एक योजना को लेकर के बात कही गई है ना। योजना क्या कह रहा है, यहाँ देखें, योजना की बात यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखिए जो योजना होता है ना, इसको काफी महत्वपूर्ण होती है, सभी योजनाओं को आप पढ़ लीजिएगा जो कृषि से संबंधित है, जहां पर आपके पास कोई डैम से संबंधित है इत्यादि इत्यादि, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत जुलाई 2015 में की गई थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही आ जाता है क्योंकि ये वर्ष 2015 में ही शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट बोल रहा है इसका उद्देश्य हर खेत को पानी, हर खेत को पानी उपलब्ध कराना। तो ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसका यही उद्देश्य है कि वो हर कृषि क्षेत्र में पानी की उपलब्धता को पहुंचाए। भाई सिंचाई योजना की बात चली तो हो गई। और तो और इन्होंने बोला कि इसके जो फैक्टर्स की बात की गई वो फैक्टर्स ये है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब कि प्रत्येक बूंद में अत्यधिक, अधिक से अधिक फसलों को लगाना, यह इसका फैक्टर है।
सेकंड आपके पास त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम भी इससे जुड़ा हुआ है। तो भाई आपके पास तृतीय भी सही हो गया। और हमको चुनना भी क्या था, देखो कथन, कौन सा कथन सही है, और हमारे तो तीनों ही कथन सही है। और जब हमारे तीनों कथन सही हैं तो जाहिर सी बात है आप एक ऐसा विकल्प लोगे जहां पे सभी दे दे। तो चलिए अब हम हमारे विकल्पों को चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा विकल्प ऐसा कुछ आया है जहां पे 1 2 3 या फिर सभी लिखा हो। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, एक केवल एक की बात कर रहे हैं, नहीं लेंगे। बी बोल रहा है केवल एक व दो, नहीं लेंगे। मगर डी आप देखिए, डी कह रहा है उपर्युक्त सभी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्यों? क्योंकि 1 2 और 3 तीनों ही आपके सही है। क्लियर हो गया। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, देखिए अब बंदरगाहों को लेकर के बात कही जा रही है। बंदरगाहों को लेकर के बात कही जा रही है, बंदरगाहों को लेकर के बात कही जा रही है, मतलब कि अब आप कैसे देखोगे माय डियर, यहाँ देखिए एक और तो आपके पास पत्तन दिया गया है, दूसरी ओर आपके पास स्थिति दी गई है। पत्तन मतलब कि बंदरगाह। अब वो कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। क्या कह रहा है वो, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अब कौन सा युग्म सही सुमेलित है, अगर आपको ये चेक करना है तो आपको मैं एक ये बात कहना चाहता हूं यहां से माय डियर, कि आपका काम ये रहेगा कि जितने भी बंदरगाह है, जब आप इकाई उठाओगे भूगोल की पुस्तक में, तो आपको बंदरगाह और बंदरगाह से संबंधित उसके क्षेत्र दिखाई देंगे, आप उसे याद कर लीजिएगा, तब जा करके ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको पूर्वी घाट और पश्चिम घाट तरफ ही बंदरगाह दिखाई देंगे। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा बंदरगाह किस घाट पर है, या फिर पूर्वी घाट से संबंधित कौन कौन से बंदरगाह है, पश्चिम घाट से संबंधित कौन कौन से बंदरगाह, इत्यादि इत्यादि। यहाँ पे तो शहरों का नाम दे दिया गया, स्थिति दे दी गई है ना। तो चलो फिलहाल हम इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा आएगा। तो पहले यहाँ पे बोला कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अच्छा सही सुमेलित है, चुनना है हमें। तो प्रथम में बोल रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यहाँ देखेंगे पहला बोल रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता, तो ये जो है बिल्कुल सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता वाला बिल्कुल सही है भाई, पहला। सेकंड बोल रहा है वी आर चिदम्बर नार, वी आर चिदम्बरनार, मगर यहाँ पे दिया गया एन्नोर। तो यहाँ पे जो एन्नोर दिया गया माय डियर वो गलत है, एन्नोर में नहीं, बल्कि जब आप तमिलनाडु में जाओगे तो तमिलनाडु के आपके थुथुकाड़ी में ये दिखाई देता है। ये जो है ये एन्नोर में नहीं, तमिलनाडु, तमिलनाडु के थुथुकाड़ी में ये दिखाई देगा। कौन सा, बी आर चिदम्बरनार। तो सेकंड तो हम लेंगे नहीं, हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्या हो रहा है, कामराज। अब कामराज के सामने दिया गया है तूतीकोरिन, कामराज पत्तन, तूतीकोरिन। अब बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको तूतीकोरिन वाला नाम अनसुना सा लगता है कि हम पहले कभी नहीं सुने, सर ये कौन सा क्षेत्र होगा। तो जब यहाँ पे तूतीकोरिन की बात चल रही है माय डियर, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो कामराज है वो तूतीकोरिन वाले क्षेत्र में नहीं, अपितु आपको ये दिखाई देगा तमिलनाडु ही आप जाइए, और तमिलनाडु अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको चेन्नई, चेन्नई तो काफी फेमस है, तो तमिलनाडु के चेन्नई वाले क्षेत्रों में ये दिखाई देगा। अगेन तमिलनाडु, ये थुतीकोडी में था, और ये तमिलनाडु के कहाँ पे, कामराज कहाँ पे, चेन्नई में। तो तीसरा भी आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है पंडित दीनदयाल। अब पंडित दीनदयाल की बात चल रही है, तो पंडित दीनदयाल कांडला बिल्कुल सही है। कांडला मतलब कि आप कौन सा क्षेत्र में जा रहे हो, आप गुजरात राज्य। तो पहला और चौथा हमारा सही है बस। और हमको चुनने क्या बोला था, चुनने तो यही बोला ना कि कौन सा सही सुमेलित है, 1 व 4। तो विकल्प अब हम देख लेते हो कौन सा विकल्प हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विकल्प देखा जाए। तो देखिए आपके पास विकल्प सी दिख गया, केवल 1 व 4, दिस इज द आंसर। आई थिंक इट्स क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ा जाए फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नों पर आप विषय ध्यान चाहूंगा मैं आप सभी का। प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। 4 पद्धति आपके सामने दिया गया है, और कह रहे हैं कि उपर्युक्त में से कौन सा भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त है। मृदा संरक्षण, अब मृदा संरक्षण मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, आपको मृदा की उपजाऊपन को बनाए रखना है, मृदा का जो अपरदन हो जाता है हवाओं के माध्यम से, पानी के माध्यम से, वो आपको बचाना है, इत्यादि इत्यादि, है ना। और कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखना चाहो तो आपके पास एक बेहतर विकल्प आना चाहिए, क्योंकि मृदा ही अगर नहीं रहेगा तो आप बेहतर कृषि कहाँ पा पाओगे, है ना। तो चलिए अब ये चारों का नाम अब हम पढ़ लेते हैं। क्या दे रहा है भाई, पहला बोल रहा है शस्यावर्तन। अब शस्यावर्तन जो है ये बात बिल्कुल सही है, शस्यावर्तन मतलब होता है एक से अधिक फसलों को चक्रीय तौर पर लगाना। और आपको मालूम ही है जब हम फसल चक्र का इस्तेमाल करते हैं, एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाते हैं जो उससे बिल्कुल विपरीत होती है, तो उससे मृदा की जो उर्वरता है वो बनी रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर फसलों के बीच बीच में जब एक फसल आप ले लिए रहते हो तो दूसरे में हम लेग्यूमिनस प्लांट या फिर फलीदार
पौधे लगाते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं ताकि वो उसके नाइट्रोजन शक्ति को बनाए रखे। ठीक, तो हमारा पहला क्लियर हो गया। दूसरा बोले बालू की बाढ़। अब बालू की बाढ़ क्या है? बालू की बाढ़ मतलब कि ये होता है कि जो रेत होती है, रेत हवाओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में जो अपर्दन हो जाता है उसको बचाए रखने के लिए मिट्टियों में कुछ वनस्पतियां लगा दी जाती है, उनका झुंड लगा दिया जाता है ताकि उसको रोक करके रखे, ताकि वो इधर से उधर ना जाए। तो भाई ये भी आपका सही है। तीसरा वेदिका निर्माण। वेदिका निर्माण भी सही है। वेदिका निर्माण मतलब कि ये विशेष तौर पर हम ढलान या पहाड़ी वाले क्षेत्रों में लेते हैं और वहां पर हम एक समतल एरिया बनाते हैं ताकि कृषि बेहतर हो सके। स्लोपी एरिया में या सीढ़ी टाइप का बना करके प्लेन एरिया बना देते हैं, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि प्लेन एरिया अगर आप बनाओगे तो वहां पर जो पानी जो गिरेगा, जो आप सिंचाई या इत्यादि के लिए इस्तेमाल करोगे, उससे अपर्दन बहुत कम होता है। नेक्स्ट है वायु रोध। वायु रोध भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे बालू की बाढ़ में हम कुछ वनस्पतियां लगाते हैं, वायु रोध में हम यहाँ पे पेड़ पर कुछ वृक्ष लगा देते हैं। तो वो क्या करेगा, एक तो उसका जड़ जो है उसको पकड़ करके रखेगा, मृदा का अपर्दन नहीं होगा, दूसरा जो हवाएं आ रही है वो उसको भी रोकता है। तो चारों ही सही है, चारों ही ये सही है। तो हम कौन सा विकल्प लेंगे? हम एक ऐसे विकल्प की सिलेक्शन करेंगे जहां पे उपर्युक्त सभी दे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा कौन सा विकल्प क्या इससे संबंधित हमें दिखाई देता है। तो देखिए आपके पास दिखाई दे दिया डी, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी जो है वो आपका आंसर आएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए भैया प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? भारत की उत्तर पूर्वी मानसून से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? बहुत ही आसान है, हर बार पूछा जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून की अगर मैं बात करूं तो आप इस तरीके से भारत का ये वाला क्षेत्र बना दीजिए। और आपको मालूम है उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो इस तरीके से लौटता है और लौटते वक्त ये बंगाल की खाड़ी से वो आर्द्रता लेता है। और बंगाल की खाड़ी से अगर वो आर्द्रता लेता है तो आपको मालूम है ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश करता है, पता ही है आपको। उत्तर हमारे कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु वाला। तो देखिए विकल्प सी आपके पास तमिलनाडु क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश हो करता है बंगाल की खाड़ी से लेकर के, आपको पता ही है। क्योंकि इस समय क्या होता है, जो ITCZ बेल्ट होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो नीचे की ओर जा रहा होता है। ठंड का समय है ना भाई, उत्तर पूर्वी मानसून की बात चल रही है ना, जा चुका होता है नीचे। उसके साथ ही साथ पूर्वी दक्षिणायन हो चुका होता है, ये आपको मालूम ही है। उन सब का प्रभाव से आपको उत्तर पूर्वी मानसून दिखाई देता है। आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए हिमनद और नदी से संबंधित है आपके पास। और प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपके पास हिमनद दिया गया, दूसरी तरफ नदी दिया गया है। अब वो ये कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है बोल रहा है, युग्म युग्म सही सुमेलित है। तो चलो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा युग्म हमारे पास आता है। सही सुमेलित की बात चल रही है यहाँ पर, प्रश्न देख लेते हैं हम। यहाँ देखो माय डियर, इसको पहले हाईलाइट कर लो ना आप। युग्म सही सुमेलित है बोल रहा है। चलिए अब हम एक एक पढ़ते चलते हैं। आपके पास इधर हिमनद दिया गया और यहाँ नदी दी गई है, उससे संबंधित अब हमें इस प्रश्नों को हम देखेंगे। यहाँ देखें, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपके पास बंदर पूंछ दिखाई देता है। देखो बंदर पूंछ, तो बंदर पूंछ हिमनद जो है, यहाँ पे जो बंदर पूंछ आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल यमुना ही वहां से निकलती है। और बंदर पूंछ आपको कहाँ दिखाई देगा? तो बंदर पूंछ के लिए आप याद रखना उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में आप चले जाइए और उत्तराखंड में बंदर पूंछ हिमनद आपको दिखाई देगा जहां से यमुना नदी निकलेगी। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहा है 12 शिगरी और उसके सामने दिया गया चेनाब। अब 12 शिगरी और चेनाब की अगर बात किया जाए तो 12 शिगरी के लिए आप याद रखना ये जो 12 शिगरी आपको पास दिखाई देगा वो हिमनद कहाँ पर आएगा? तो 12 शिगरी हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में 12 शिगरी। ठीक, लेकिन वहां से क्या चेनाब निकलती है? तो भाई 12 शिगरी से चेनाब निकलती ही है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट जो हो गया सही हो गया, तो हमारे सही आ गए। तृतीय में क्या कह रहा है? मिलाम, और मिलाम के सामने देखिए मंदाकिनी। तो सबसे पहले तो हम मिलाम की बात कर लें। मिलाम की अगर बात आती है तो मिलाम में याद रखना ये मिलाम भी आपके पास उत्तराखंड में निकलेगा, लेकिन यहां से मंदाकिनी नहीं निकलती। मंदाकिनी नहीं निकलती, यहां से गौरी गंगा निकलती है, गौरी गंगा। तो भाई ये स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया है ना, हमें तो सही चुनने बोला था, तो ये भी हटा दो, रॉन्ग हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट बोल रहा है सियाचिन। सियाचिन के सामने आपका नुब्रा दिया गया, नदी, नदी नुब्रा दी गई है और सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर की अगर बात चलेगा तो आप कहाँ चले जाते हो? जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में चले जाते हो, वहां से ये तो फिक्स हो गया, सियाचिन जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आपके पास दिखाई दे रहा है।
जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर वहां पे दिखाई देता है, अवैध तौर पर उन्होंने कब्जा किया, मगर वो हमारा ही क्षेत्र है, वो कब तक हमारा रख पाएगा, हम उसे छीन लेंगे। तो अब ये सियाचिन हो गया, वहां पे जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र आपके पास दिखाई दे रहा है। वहां पर आपके पास बोल रहा है कि क्या नुब्रा नदी वहां से निकलेगी? तो सियाचिन वाली अगर मैं बात करूं तो याद रखना, ये जो नुब्रा है बिल्कुल सही है, वहां से निकलती है। नेक्स्ट पांचवा में कह रहा है जेमू हिमनद, और जेमू हिमनद के सामने दिया गया मानस। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो जेमू हिमनद है वो कहां पर है। जेमू हिमनद की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, जेमू आपके पास ये सिक्किम वाला क्षेत्र है, सिक्किम। सिक्किम में आपके पास जेमू हिमनद मिलेगा। और जेमू जो है ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि मानस नहीं बल्कि यहां से तीस्ता नदी निकलती है, तीस्ता। तीस्ता। तो देखिए हमारा कौन कौन सा रॉन्ग हो गया, तीसरा और चौथा रॉन्ग है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपके पास, एक मिनट, क्या वाला युग्म सही सुमेलित है। तो सही हमारे पास, सॉरी सॉरी, एक, दो और चार हमारा सही है, एक, दो और चार। तीसरा और पांचवा तो रॉन्ग है। तो एक, दो और चार, विकल्प ए हमारा आंसर आएगा। क्लियर, विकल्प ए। इज दिस क्लियर? हो गया? चलिए एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा इस प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सामान्य सा जीके और कुछ नहीं। प्रश्न ये कह रहा है कि श्रीहरिकोटा द्वीप, ये देखें, श्रीहरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? अब आपको पता ही होगा, अगर आपने भूगोल के प्राकृतिक विभाजन में ही आपने पढ़ा होगा, जहां पर हम द्वीप समूह भी पढ़ाते हैं, तब आपको बताया गया होगा कि यहाँ पर आपके पास अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के पास यहाँ पर आपके पास ये श्रीहरिकोटा ये दिखाई देता है, ये श्रीहरिकोटा जो कि बंगाल की खाड़ी में दिखाई देता है। और ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, ये सतीश धवन के नाम से आप वहां पे जान रहे हो, क्योंकि वहां पर प्रक्षेपण किया जाता है उपग्रह का। तो कहां पर मिल जाएगा भाई आपके पास? तो अब यहाँ पे चार विकल्प आपके पास दिए गए हैं, देखिए, चिल्का झील के समीप, दूसरा कह रहा है पुलिकट झील के समीप, तीसरा कह रहा है महानदी के मुहाने पर और गोदावरी के मुहाने पर। तो उत्तर आएगा पुलिकट झील के समीप, आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील, और वहां पे आपके पास श्रीहरिकोटा, जो कि सब जहां से प्रक्षेपण किया जाता है किसका? सैटेलाइट का। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के तौर पर आप वहां पर एक और नाम जान जाते हो। ठीक, तो चलो आगे बढ़ा जाए, ये प्रश्न क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नदियों द्वारा अवसादों के जमाव से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? ये तो बहुत ही आसान है भाई। नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है बेटा, वो कुछ नहीं, वो जलोढ़ मृदा होती है। आपको मालूम ही है, जलोढ़ मृदा काफी उपजाऊ मृदा होती है। अगर नदियों के बाढ़ में है तो खादर, और नदियों के बाढ़ से थोड़ा दूर है तो बांगर, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़, ये आपको मालूम ही है। तो 38 जो है, नदियों द्वारा अवसादों के जमाव को आप जलोढ़ मृदा कहते हैं। एक आसान सा प्रश्न था। बांगर और खादर मैं बता दिया, खादर जो नवीन जलोढ़क और पुरानी जलोढ़क को हम बांगर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कथन और कारण। अब कथन और कारण को ना अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न होते हैं इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। और जो विद्यार्थी होते हैं ऐसे प्रश्नों को देख करके थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं कि सर हम तथ्य तो बना लेते हैं, मगर जब ये प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्नों को बनाते वक्त हम थोड़ा सोच विचार करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सर हमें यहाँ पे थोड़ी सी परेशानियां होती है। यहाँ देखिए, आप ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाओगे? पहले तो आप कथन पढ़िए और कारण पढ़िए। कथन कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर में गिरती है। अब ये तो आप जानते ही हो, कॉमन सा हमारा जीके हैं, हमें मालूम ही है कि जितनी भी नदियां हैं प्राय सभी नदियां कहाँ चले जाती हैं। जैसे गोदावरी की अगर मैं बात कर दूं, कृष्णा कावेरी की अगर मैं बात कर दूं, तो ये सब बंगाल की खाड़ी में दिख रहा है। लेकिन सिर्फ नर्मदा और तापी जो है वो इस तरीके से हमें यहाँ पे अरब सागर की ओर गिरता हुआ दिखाई देता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, पहला कथन सही है। तो अब आप ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे विकल्प को लोगे जहां पे ए सही है। तो देखो, ए सही है, तो ए सही हमारे पास ए बी सी में दे रहा है, मगर डी में बोल दिया ए गलत है, इसलिए तो आप पहले डी को काट दो। देखो कितना आसान हो जाता है। अब आप कारण पढ़ो, कारण पढ़ो। नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब आपको मालूम ही है,
नर्मदा और तापी जो नदियां, ये जो पठारी जो क्षेत्र हमारा प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पे काफी भ्रंश आया है, भ्रंश मतलब कि घाटी जैसा है, और ये अपने तलहट तक जा चुका है, आपको मालूम ही है। तो नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटी से होकर के बहती, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो आप वो वाले ऑप्शन को हटा दो जहाँ पे आर गलत है बोलता है। तो देखो आर गलत है, यहाँ पे कह दिया आर गलत है, तो ये भी आप काट दो। अब आपका दो विकल्प आ गया, ए और बी। सर कौन सा ले, कौन सा ले अगर लेना है तो अब आपका कार्य रहेगा कि इनके बीच में क्योंकि लगा दो, बस क्योंकि। अगर आप क्योंकि लगा देते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा, पढ़ करके देख लो फिर आप। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती, परंतु नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर में गिरती है, क्योंकि नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखो बिल्कुल सही हो गया, स्टेटमेंट जमा ना। तो अब आप कौन सा लोगे, सही व्याख्या करता है, ये देखो सही व्याख्या करता है कथन आर का, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। एक बार आप देख लीजिए जो मैंने एक्सप्लेन किया, फिर हम अगले प्रश्न की ओर आगे जाएंगे माय डियर। एक बार देख लीजिए आप लोग सब, ठीक। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है हमारा, ये लीजिए प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपके पास तीन कथन दिखाई दे रहे हैं। इस तीन कथन में ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है की बात कर रहा है। तो चलो पढ़ लिया जाए कौन सा कथन सही की बात कर रहा है। पहला बोल रहा है, अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी। तो बिल्कुल बात सही है, क्यों, क्योंकि हिमालय में वर्षा से भी नदियां जल प्राप्त करेगी और हिमनद तो है ही वहां पर। फिर कह रहा है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार में जो नदियां हैं वहां पे हिमनद तो नहीं मिलता भाई, वहां पे मैक्सिमम जो है वो वर्षा के जल पर ही आधारित है। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो चलो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। सेकंड अब हम पढ़ लेते हैं। सेकंड कह रहे हैं, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। तो बिल्कुल बात सही, क्योंकि हिमालयी नदियां जो है वो हिमालय से निकल रही है, और हिमालय की हाइट की अगर मैं बात करूं इस प्रायद्वीपीय पठार के पठारी क्षेत्रों की, तो भाई वहां पे हिमालय क्षेत्र काफी ऊंचा है, और ऊंचा होने के बाद राकापोशी जैसे आपके पास क्षेत्र या हिमालय के भाग नजर आते जो कि तीव्र ढाल वाले क्षेत्र है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तृतीय अब हम पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय नदियां छोटी विसर्प बनाती है, जबकि हिमालयी नदियां तुलनात्मक तौर पर बड़ी विसर्प बनाती है। अब विसर्प क्या है, विसर्प मतलब होता है मिएंडर, ऐसे सांप की तरह जाते हैं। ये देखो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसा है, नदियां बह रही होती, ठीक। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है। क्यों स्टेटमेंट रॉन्ग है उसे सुनिए। कह रहा है प्रायद्वीपीय नदियां छोटी विसर्प बनाती, छोटी नहीं भाई, वो बड़ी विसर्प बनाती है। बड़ी विसर्प इसलिए बनाती है क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठारी जो क्षेत्र होता है, ध्यान से सुनिएगा, प्रायद्वीपीय पठारी जो क्षेत्र है वो काफी कठोर चट्टाने हैं, और उन कठोर चट्टानों का अपर्दन कर पाना थोड़ा इनके लिए मुश्किल होता है, पूरी तरीके से अपर्दन नहीं कर पाती, सीमित अपर्दन ही करती, इसलिए बड़ी विसर्प बनाते हुए ऐसा लहरों की ओर जाएगी। जबकि जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में क्या होगा, छोटी विसर्प बनाएगी। कारण उसका यह है कि हिमालय में बहने वाली जो नदियां होती है वो इजीली अपर्दन कर चुकी होती है, क्योंकि वो युवा नदी होती है, और युवा नदी है तो उनके बीच में आ रहे इस प्रकार के पर्वत पठारों का वो अपर्दन कर देती है और छोटी विसर्प बना करके निकलती है, इसलिए महाखड्ड हमें दिखाई देता है माय डियर। तो जो तृतीय स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, तो अब हमें ऐसे विकल्प को चुनना होगा जहां पे एक और दो दोनों ही सही है। तो आपके पास देखिए विकल्प ए ही दिखाई दे रहा है, एक और दो दोनों सही है। हालांकि मैं इसे और क्लियर कर देता हूँ विकल्पों को ऊपर उठा करके, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। यहाँ देखिए विकल्प ए बोल रहा है एक और दो, जो बात बिल्कुल सही है, बाकी तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। हमारा एक ही विकल्प पहली बार में सही आ गया, ठीक। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट यहाँ पर अलग अलग आपके पास दिए गए, जो हम बाद में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर एक दो तीन और चार, चार स्टेटमेंट दिए गए, इन चारों स्टेटमेंट के आधार पर हम इनका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो चलिए सिलेक्शन किया जाए।
कैसे सिलेक्शन होगा अगर हम इसकी बात करें माय डियर, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन 4 स्टेटमेंट से हमें यह देखना होगा कि कौन सा सही है, और सही के आधार पर फिर यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी। मैं इसे ए बी सी डी को थोड़ा और ऊपर उठा देता हूँ, उससे क्लियर आपके पास नजर आएगा। ठीक, चलो पहले स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं तो आपके इजीली हो बन जाएगा। पहला बोल रहा है चाय पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल है। तो भाई पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि चाय पश्चिम बंगाल की नहीं बेटा, आप पढ़ोगे असम। हालांकि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग वाले क्षेत्रों में आप जाओगे, पहाड़ी इलाका जो सिक्किम से लगा हुआ है, तो वहां पर असम की खेती जरूर होगी, सॉरी चाय की खेती जरूर होगी, लेकिन असम जो है विशेष तौर पर जाना जाता है। पहले स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा बोला कहवा कर्नाटक की मुख्य फसल है। तो कहवा कर्नाटक की मुख्य फसल है, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि कहवा मतलब कि वहां पर क्या है, ये पेय पदार्थ होता है, जस्ट लाइक कॉफी और चाय। नेक्स्ट बोल रहा है तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश जाना ही जाता है। और धान तो आप जानते हो, छत्तीसगढ़ में धान जो है मुख्य फसल है। तो आपके पास 2, 3 और 4 सही है। तो किस विकल्प के साथ जाओगे? देखो स्टेटमेंट आपके पास दिखाई दे रहा है, बाकी विकल्प दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। विकल्प बी आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, केवल 2, 3 एवं 4 जैसे आंसर। फिर भी आपके सुविधा के लिए मैं और भी विकल्पों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ देखेंगे 2, 3, 4 वाला हमारा होना चाहिए। ये 4 विकल्प है। ए बोल रहा है केवल 1 व 4 नहीं लेंगे, बी बोल रहा है 2, 3, 4 जिसको लेना ही है, फिर तो 1, 3, 4 नहीं, डी नहीं। क्लियर होगा ये थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 व 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है भारत में वर्ष 1966-67 से प्रारंभ हरित क्रांति का निम्नलिखित में से किससे संबंध था? हरित क्रांति, अब आपको मालूम ही है हरित क्रांति मतलब कि जिसे आप ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हो। और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1966-67 में लाया गया था, 66 में 1966 वर्ष के अंतर्गत, वहां पर आपको दिखाई दिया था कि गेहूं के क्षेत्र में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करके बेहतर उपज या बेहतर उत्पादन की बात कही गई थी। अब 4 विकल्प में से देख लेते हैं क्या गेहूं से संबंधित दिया गया है। तो पहला बोल रहा है मोटे अनाज के उत्पादन से, तो ये रॉन्ग हो गया। बी बोल रहा है दलहन उत्पादन से, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सी देख लीजिए आपके पास दे दिया गेहूं उत्पादन, तो सही हो गया। डी को आप यहाँ कट कर दीजिए। तो कौन सा आंसर आ गया आपके पास? गेहूं उत्पादन से संबंधित है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? यहाँ देखते हैं माय डियर। यहाँ देखिए अब बोल रहा है भारत की कोयला उत्पादक क्षेत्र और उनकी खान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक और आपके पास सूची 1 दिया गया है जहां पे कोयला उत्पादक क्षेत्र दिया गया है, और सूची 2 दिया गया है जहां पे कोयला की खान दी गई है। अब वो ये प्रश्न कह रहे हैं कि उपर्युक्त में से सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करने की बात कही गई है। बार बार मैं कहता हूं कि आप यहाँ पर ध्यान दिया करिए। सही मांग रहा है, सही नहीं है मांग रहा है, तब जाकर के आप इसे बना पाओगे। चलिए अब हम इस पर वर्क कर लेते हैं। सूची 1 कोयला उत्पादक क्षेत्र और सूची 2 आपके पास दिया गया है कोयले की खान। अभी किस प्रकार से हल होगा अगर हम इस पर चर्चा करें माय डियर, तो आपके पास क्षेत्रों का पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपके पास दामोदर घाटी दिया गया यहाँ देखो, और पहला तो सुमेलित कीजिए। देखो सुमेलित कीजिए, अच्छा सुमेलित कीजिए बोला था ना, चलो चलिए सुमेलित है नहीं, सुमेलित कीजिए। देखो भाई मैं ही गलत कर देता आपको बताते बताते। क्या बोला है? उपर्युक्त को सही सुमेलित कीजिए, उसने ये नहीं बोला है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है बोलता तो हमको चुनना पड़ता कौन सा सही सुमेलित है, इधर कौन सा बिल्कुल सही जगह दिया गया है। मगर सुमेलित कीजिए बोल रहे हैं, मतलब चारों ही इधर उधर लिखे गए हैं। आपको ढूंढना है कि सही कौन सा होगा। तो दोनों में ही अंतर है भाई, सुमेलित कीजिए और सुमेलित है ना। कौन सा युग्म सुमेलित है और सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित कीजिए की बात चल रहा है, तो चलो कीजिए कर देते हैं भाई, हम करके देख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी चीज है। यहाँ देखते हैं माय डियर। चलो पहला बोल रहा है दामोदर घाटी। यहाँ देखो जब आप दामोदर घाटी की बात करते हैं तो आपको झारखंड वाला क्षेत्र नजर आता होगा, याद कर रही दामोदर नदी घाटी परियोजना। और जब हम दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं माय डियर, यहाँ समझेंगे तो आप विशेष तौर पे कौन सा ले लेंगे। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना में मैं जा रहा हूँ, तो कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है आप यहाँ पर लोगे दामोदर से संबंधित, वो है बराकर, मतलब कि 2।
क्यों? अब बराकर कौन सा वाला क्षेत्र है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम यहाँ पे बराकर क्षेत्र की हम बात करते हैं तो बराकर जो क्षेत्र है वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, रानीगंज के आसपास आपको दिखाई देता है। तो वहां पर ये दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है सोन घाटी। अब देखिए सोन घाटी की बात हुई, मतलब कि आप मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में जाओगे, और जब आप मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर आपके पास, यहाँ ध्यान दीजिएगा माय डियर, उमरिया, ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। मतलब कि यहाँ पर ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र उमरिया स्थान का ही नाम है, जहां पर आपके पास दिखाई देगा सोन घाटी। एक्चुअल में ये सोन घाटी जो है ना, यहाँ पे सोन नदी की एक सहायक नदी, ये उमेरिया करके उसी से ही संबंधित नाम आपके सहायक नदी दिखाई देती, जहां पर ये उमेरिया जगह भी है, वहां पर ये आपके पास कोयला उत्पादक क्षेत्र दिखाई देता है। हालांकि आपको उतना नहीं जानना है, आपको बस इतना जानना है कि सोन घाटी जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र वो मध्य प्रदेश के उमरिया में है। आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब आपके पास दिया है गोदावरी घाटी। तो गोदावरी घाटी तो आए दिन आप पढ़ते ही रहते हो। देखिए जब गोदावरी घाटी की बात आएगी तो आप कहाँ पे चले जाओगे, तेलंगाना वाला, मतलब कि गोदावरी घाटी वाला क्षेत्र आप ये ले लीजिए, ये सिंगरैनी, और ये कहाँ, तो आप चले जाओगे तेलंगाना, तेलंगाना। वैसे यहाँ पे बराकर वाला कौन सा बताया मैंने, आप चले जाओ पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन सा, रानीगंज के आसपास आपको दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास बच रहा है महानदी घाटी। अब महानदी घाटी का तो एक ही दिखाई दे रहा है ना, तो आप उसको भी कर लीजिए, उसे क्यों छोड़ना भाई, ये लीजिए महानदी घाटी का कौन सा, एक तलचर। तलचर मतलब कौन सा वाला क्षेत्र आ गया भाई, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र आज के पास आ जाएगा, उड़ीसा, ये लीजिए बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिलेक्शन करना पड़ेगा, आपके पास जो विकल्प दिए जाएगा उसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं कि हमारे पास कौन सा आता है। यहाँ देखो कूट, कूट देखते हैं हम, है ना। तो आपके पास कूट के हिसाब से कैसा है, चलो मैं पहले यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ। ए का 2, है ना, बी का 3, सी का 4, मतलब कि 2 3 4 1, 2 3 4 1 के अकॉर्डिंग अब हम देख लेंगे। चलिए 2 3 4 1, ध्यान देखिए कौन सा विकल्प आप लोगे भाई, विकल्प ए ही आपको दिखाई दे दिया, 2 3 4 1, तो दिस इज द आंसर। आई थिंक इट्स क्लियर। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखो एक बार। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल के समूहों को प्रदर्शन करता है। अब नकदी फसल मतलब कि वह फसल होती है जिसे हम कमर्शियल क्रॉप भी कहते हैं इंग्लिश में, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, जिसका मेन उद्देश्य पैसा कमाना होता है। तो यहाँ पर देखो विकल्प ए में आपका गेहूं दे दिया और चावल दे दिया, ये तो खाद्य फसलें हैं भाई, तो ये आप रॉन्ग कर दो, ये रॉन्ग हो गया। वैसे बी में भी देखोगे तो गेहूं दे दिया, खाद्य फसल है, रॉन्ग कर दो। अब डी में भी देखूंगा तो चावल दे दिया, ये भी खाद्य फसल है मुख्य तौर पर, तो बचा ही क्या, सी। तो कपास गन्ना केला इत्यादि जो है ये सब के सब क्या आ जाएगा आपके पास, कौन सा समूह, नगदी फसलों का समूह। क्लियर हो गया, है ना। चलो आगे के प्रश्नों को अब हम देखते हैं क्या दे रहा है आपके पास। ये लीजिए प्रश्न आ गया। प्रश्न कह रहा है भारत की बहुउद्देशीय परियोजना और उनकी अवस्थिति से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सूची 1 में परियोजना या फिर प्रोजेक्ट दिया गया है और सूची 2 में आपके पास अवस्थिति दी गई है। एक तरफ आपके पास पूरी परियोजना भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा परियोजना या हीराकुंड परियोजना, इडुक्की और नागार्जुन सागर, और यहाँ पे कृष्णा पेरियार महानदी और सतलज। लेकिन अभी प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद के स्टेटमेंट को पढ़ो क्या मांग रहा है। बोल रहा है उपर्युक्त को सही सुमेलित कीजिए। कौन सा युग्म सही सुमेलित है नहीं बोल रहा है, आपको सुमेलित करना है बोल रहा है, मतलब कि चारों इधर उधर लिखे गए और सही आ जाएगा, वो आपको सुमेलित करना है। तो अब इसके लिए आपको स्थान आपको पता होना चाहिए। तो चलिए भाई सुमेलित किया जाए। यानी सुमेलित पहला आपके पास दिखाई दे रहा है भाखड़ा। तो भाखड़ा की अगर बात आती है तो हम कहाँ जाते हैं, ये भाखड़ा कहाँ पे, ये पंजाब वाला क्षेत्र है, ठीक है। और इसके लिए हमें सतलज में हम जाएंगे भैया, सतलज। क्लियर हो गया। सेकंड अब आप देखो हीराकुंड लिखा गया है, तो ये तो बहुत आसान है, हीराकुंड तो आप भूलोगे नहीं, आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित दिखाई देता है। महानदी, है ना, और महानदी जब जाती है उड़ीसा तरफ तो वहां पर हीराकुंड परियोजना दिखाई देगा। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पे, महानदी, ये लीजिए महानदी। तो क्लियर हो गया। तो ये महानदी वाला कौन सा, ये उड़ीसा वाला राज्य में जाओगे बेटा, ये उड़ीसा। जैसे कि यहाँ पे जो सतलज मैंने बोला कौन सा कनेक्ट करोगे, तो पंजाब, ये पंजाब। नेक्स्ट देखो फिर क्या बोल रहा है, इडुक्की। अब
इडुक्की जो आपके पास दिया गया है वो इडुक्की कहाँ पर है बेटा? तो ये जो इडुक्की है, इडुक्की परियोजना की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इडुक्की परियोजना आपके पास एक्चुअल में दिखाई देगा पेरियार नदी पर, और वो भी कौन सा? केरल। तो देखो पेरियार, यह है पेरियार नदी, ये इडुक्की पेरियार नदी कहाँ पर? केरल। केरल। बचा क्या? चौथा ही तो बचा है, उसको तो आप इजीली कर लोगे भाई, इतना क्या सोचना उसके बारे में। चलो चौथा क्या हो रहा है? नागार्जुन सागर। तो कौन सा बचा आपके पास? कृष्णा। ये लीजिए, कृष्णा, नागार्जुन सागर। अगर राज्य की अगर मैं बात करूं तो कौन सा ले लोगे भैया? कृष्णा नदी पे जो नागार्जुन सागर है वो, तो आप कहाँ चले जाओगे? तो आप चले जाइएगा तेलंगाना वाला क्षेत्र। ठीक, तो ये कवर हो गया अब आपके पास। तो हमने कैसा यहाँ पे जमाया है एक बार देख लेते हैं भाई। भाखड़ा के लिए आपके पास ए का आया है 4, फिर 3, फिर 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। चलो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है क्या। 4 3 2 1, देखो तो दिया गया 4 3 2 1 दिए, देखिए बी में दिया गया ऑप्शन 4 3 2 1। सो दिस इज द आंसर, है इजी। चलिए आगे के प्रश्न को हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारे पास अगला प्रश्न? ये लीजिए, भारत के वन और उसकी अवस्थिति, भारत के वन और उसकी अवस्थिति से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपके पास सूची दिया गया है एक, और दूसरी तरफ सूची 2। सूची 1 में वन दिया गया है और सूची 2 में आपका क्षेत्र दिए गए हैं, और यहाँ पर आपके पास ये 4 नाम वनों के, और यहाँ पे उससे संबंधित क्षेत्र हैं। क्या कह रहा है? हमको ये सुमेलित करना है। ये देखो, ये कूट से आपको पता चल जाता है कि आपको सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित किया जाए एक के बाद एक। यहाँ देखिएगा सुमेलित कर रहा हूं मैं। पहला आपके पास दिखाई दे रहा है आर्द्र सदाबहार वन। तो आर्द्र सदाबहार वन जो है वो आपके पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि 6 डिग्री इसका अक्षांशीय स्थिति दिखाई देता है जो कि विषुवत रेखा के पास है। तो वहां पर भैया बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा बारिश भी मिलेगा, तो सदाबहार वन तो मिलेगा ही। ठीक, ये मिल गया। दूसरा बोल रहा है शंकुधारी वन। अब शंकुधारी वन तो वहां पर होता है जहां पर बहुत बर्फबारी होती है, ताकि बर्फ गिरे तो पत्तियों से झड़ करके नीचे आ जाए। तो कहां पर आएगा भाई बताओ ना? उत्तराखंड। तो यह आ गया उत्तराखंड में शंकुधारी वन, हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लवणीय। अब लवणीय वाला वन जो है वो ऐसे क्षेत्र में जहां पर खारा पानी आपको दिखाई देता है। तो खारा पानी के लिए आप कहाँ चले जाओगे? जो कि तटीय राज्य है, तटीय राज्य में आप चले जाओ पश्चिम बंगाल। ये देखिए लवणीय वन है ना, कच्छ वनस्पति मिलता है ना वहां पर, मैंग्रोव वन। उसके बाद चलिए अब यहाँ पे कटीले वन। कटीले वन वहां पे जहाँ पे पानी की किल्लत होगी, कमी होगी। तो कौन सा? आपको राजस्थान दिखाई दे रहा है माय डियर। चलिए इसे हाईलाइट कर लो आप, कटीले वन, ये राजस्थान हो गया। तो अब हमारा क्या आया है? देखो सदाबहार वन के लिए 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 के अकॉर्डिंग अब हम ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। ठीक, 4 3 1 2। देखो भैया कौन सा है? ये देखिए, टी फॉर कैट, 4 3 1 2। क्लियर हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है बहुउद्देशीय ओमकारेश्वर परियोजना का संबंध भारत की किस नदी से है? ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, और आपको मालूम है वो एक तीर्थ स्थल भी है ओमकारेश्वर, भगवान शिव को समर्पित, और आप वहां जाते भी हैं दर्शन करने के लिए। तो जब हम इसकी बात करते हैं ओमकारेश्वर परियोजना, तो ये नर्मदा से संबंधित है। किससे संबंधित है? नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2007 से चालू हुई। 2007 मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया, इजी था, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप सभी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वाला चैप्टर उठाइएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, सब आपसे बनने लगेगा, पढ़ करके ही जाएगा। यहाँ से आपको हम एक हिंट देते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। यही प्रश्न आएंगे ये जरूरी नहीं, मगर जो हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे संबंधित प्रश्न आपसे बनते हैं, और काफी अच्छी तैयारी भी आपकी होती है। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। हरित खेती के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां सम्मिलित होती है? 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं हरित खेती से संबंधित। अब यहाँ देखो, जब हम यहाँ पे हरित खेती से संबंधित की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो ग्रेन एग्रीकल्चर की बात चल रही है, तो यहाँ पर समेकित तौर पर, एकीकृत तौर पर कीटनाशकों की बात करता है, मतलब कि जो कीट है उसको नाश हो जाना चाहिए, बेहतर प्रबंधन होना चाहिए। यहाँ पे हरित खेती की अगर बात किया जाए तो बेहतर पोषक पदार्थ इनको मिलना चाहिए, और तो और यहाँ पे
प्राकृतिक संसाधनों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हमें एकीकृत तौर पे इसके उद्देश्य दिखाई देते हैं। और अगर आपको उद्देश्य मालूम है तो विकल्प सी जो है इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा, देख लीजिए आप एक बार, पढ़ लीजिए विकल्प सी। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप। फिर हम आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अंतिम प्रश्न। भारत में प्रमुख फसलों के उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है, भारत में प्रमुख फसलों के उत्पादन से संबंधित। तो चलिए स्टेटमेंट बोल रहे हैं, कौन सा कथन सही है, देखिए क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है, हाईलाइट कर लो। पहले स्टेटमेंट पढ़े, भारत में खाद्यान्न उत्पादन पिछले 5 वर्षों में निरंतर बढ़ा है। तो बिल्कुल बात सही है, क्यों? क्योंकि हम एक बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बेहतर सिंचाई दे रहे हैं, भारत सरकार भी पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी बहुत सारी योजनाएं निकाल रही है, तो बात सही है यहाँ पर। सेकंड बोल रहा है, पिछले 5 वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन खरीफ सीजन की तुलना में रबी में अधिक रहा, ये भी बात सही है। अब देखिए 3 प्रकार के सीजन होते हैं, खरीफ, रबी और आपको दिखाई देगा जैद। ठीक, तो दोनों ही सही है। अब दोनों ही सही है तो कौन सा विकल्प आप लोगे, देखिए आपके पास विकल्पों की अब हम बात कर लेते हैं, चलो माय डियर। ये देखिए विकल्प सी, 1 व 2 दोनों ही, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 व 2 दोनों ही। तो चलिए ये था मेरा आज का ज्योग्राफी का लेक्चर। और माय डियर, अगर आपको ऐसी सीरीज हमारी बेहतर लग रही है और आप इसका पीडीएफ अगर चाहते होंगे तो हमें यूट्यूब में कमेंट करिएगा और आपको पीडीएफ आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर।